हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इससे पिछले ब्रिटिश एक्ट जो भी आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो एक्ट आया था 1853 का वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो उन वीडियो को जरूर देखिए। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ था, ट्रेड विद चाइना आपका एंड हो गया था। इससे पिछले एक्ट में हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई थी। इससे पहले क्या था कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी इंडिया के अंदर, लेकिन 1813 के एक्ट के अंदर जो 1813 का एक्ट आया था उसमें वो मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। उस टाइम पे मोनोपोली किस में बची थी, खाली ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड। तो इस एक्ट के अंदर जो ट्रेड विद चाइना था वो भी ख़त्म हो गया था, खाली ट्रेड इन टी बचा था। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन आया था इसके अंदर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन काउंसिल आई थी। कॉलोनाइजेशन ऑफ कंट्री हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे इंडिया के, विलियम बेंटिक। ये हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। तो हम इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इस एक्ट में क्या हुआ, रिन्यूड ईस्ट इंडिया चार्टर फॉर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया का जो चार्टर था वो 20 ईयर के लिए रिन्यू किया गया। हमने 1813 के एक्ट में देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था उस टाइम पे भी 20 ईयर के लिए रिन्यू किया गया था। रिन्यूएशन का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 ईयर के लिए और ट्रेड कर सकती है इंडिया के अंदर। एंड 1813 के एक्ट में और क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। मतलब ईस्ट इंडिया एक जो सिंगल कंपनी थी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए वो ख़त्म हो गई थी इसकी मोनोपोली। अब अदर जो ब्रिटिश ट्रेडर थे वो भी ट्रेड कर सकते थे इंडिया के अंदर, लेकिन जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1813 में वो ट्रेड विद चाइना, ओके, ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड, ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड में बनी हुई थी। लेकिन इस वाले एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो ट्रेड विद चाइना है वो भी ख़त्म कर दिया गया। ओके, 1813 में तो ये दोनों थे, लेकिन 1833 के एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो ट्रेड विद चाइना है वो ख़त्म कर दिया गया। तो जो कमर्शियल एक्टिविटी थी कंपनी की वो क्लोज डाउन होगी ऑलमोस्ट। ये जो ट्रेड विद चाइना था वो ख़त्म हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जो खाली कंट्रोलिंग बॉडी होगी और कुछ नहीं कर सकती वो ट्रेड के अंदर। ठीक है, ट्रेड तो कर ही नहीं सकती, ट्रेड पे तो रेस्ट्रिक्शन बैन लगा दिया अब, तो खाली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। एक्ट अलाउड, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, एक्ट अलाउड ब्रिटिश टू फ्रीली सेटल इन इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटेन के अंदर रह रहे थे उनको भी एक अलाउंस दी गई इस एक्ट के अंदर कि वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं और फ्रीली रह सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर। ओके, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि अब इंडिया को क्या कर दिया, एक लीगलाइज स्टेटस दे दिया, एक स्टेटस दे दिया कि हाँ ये ब्रिटिश की कॉलोनी है। ऑन पेपर ये आ गया कि ये एक ब्रिटिश कॉलोनी है, लीगलाइज हो गया। ये ब्रिटिश ने प्रोक्लेमेशन कर दी, घोषणा कर दी कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनको आप बहुत ध्यान से सुनिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल बंगाल था वो रीडेजिग्नेट हो गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। इनके बारे में आप पढ़िए, इन्होंने सती प्रथा ख़त्म करी थी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा ख़त्म करी थी। दो चीज़ें आती है क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जाता है इनके बारे में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे और सती प्रथा किसने ख़त्म करी थी। तो विलियम बेंटिक का आप आंसर लगाओगे। एंड पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, 3 स्टेट प्रेसिडेंसी, स्टेट की तरह समझ सकते हैं। कौन कौन सी थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का। ओके, तो इसकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर होगी वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल से ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब उसको पूरे ही इंडिया का गवर्नर जनरल का स्टेटस दे दिया तो उसकी पावर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन कंट्रोल आ गया। ओके, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन आ गया आपका।
और किसको सुपरसीड करा उसने? बॉम्बे एंड मद्रास। और बॉम्बे मद्रास ने क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर ख़त्म कर दी, ख़त्म हो गई उनकी, कि उनकी जो कानून बनाने की पावर है वो ख़त्म हो गई। ओके। गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर क्या चेंजेस है? 4 मेंबर विद लिमिटेड पावर हुए इसके अंदर, और इंडियन काउंसिल बोला गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है इंडियन काउंसिल, कि इंडियन काउंसिल कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल को इंडियन काउंसिल कौन से एक्ट में बोला गया। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन काउंसिल कब आई थी? 1833 के एक्ट के अंदर आई थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडियन काउंसिल क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर दिया इसने। इंडिया लिखा के आ गया इसके आगे, आप देख रहे हैं इंडिया, तो इंडियन काउंसिल हो गई। इससे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अब उसको इंडियन काउंसिल बोला गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडियन लॉ कमीशन स्टेबलाइज्ड, इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। इंडिया के अंदर अभी भी इंडियन लॉ कमीशन है। ओके, उस टाइम पे चेयर किसने करा? लॉर्ड मैक्यूले। ये मैक्यूले नेक्स्ट एक्ट के अंदर ये सिविल सर्विस भी लेके आएंगे, तो आपको याद रखना है ये जो लॉर्ड मैक्यूले है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इन्होंने क्या लॉ कमीशन स्टेबलाइज करा इंडिया के अंदर, सिविल सर्विस लेके आए। ओके, नेक्स्ट एक्ट के अंदर आएगा, और नेक्स्ट एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एक्ट को भी देखिए आप। तो मैक्यूले हमारे लॉ कमीशन लेके आए एंड कोडिफाई करा लॉ को। अब लॉ को कोडिफाई कैसे करते हैं? इंडिया के अंदर लॉ कोडिफाई कैसे हो रखा है? कैसे कोडिफाई हो रखा है? CRPC और IPC आपने सुना होगा, जो आपका लॉ है वो कोडिफाई हो रखा है। जो इंडियन लॉ कमीशन है वो कितने साल में बनता है? 3 साल के अंदर बनता है। ठीक है, हर 3 साल के अंदर ये दोबारा बनता है। तो इस टाइम पे जो लॉ कमीशन है वो है 21st लॉ कमीशन। ओके, और जो इसके चेयरपर्सन है वो है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। ओके, ये है फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट करते हैं, और ये वाला आपको पॉइंट याद रखना कि इंडियन लॉ कमीशन कब आया था इंडिया के अंदर, कौन लेके आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए जो ब्रिटिश एक्ट है इसी ने ही आने वाले जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं, जो ब्रिटिश एक्ट बने थे, उनकी बहुत बहुत बड़ा रोल है। उस जो आगे आने वाले टाइम में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं वो उन्हीं के बेस पे हुए हैं। एंट्री ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, इससे पहले इंडियंस जो होते थे उनको गवर्नमेंट सर्विस में अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या किया गया कि इंडियंस को अलाउ किया गया गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, कि वो गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इससे पहले अलाउ नहीं था। इससे अगले एक्ट में हम देखेंगे कि भी जो सिविल सर्विस होती थी उस टाइम पे, ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, उसके अंदर भी इंडियंस को एंट्री दी गई। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1833 के अंदर से स्टार्ट हुआ था कि एंट्री दी गई इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस में, उसके बाद सिविल सर्विस में भी दी गई। ठीक है, स्लेवरी अबलिश करी गई। ठीक है, स्लेवरी क्या होती है? आपकी जो दास बनाते हैं लोगों को, ठीक है, उसको स्लेवरी बोलते हैं। तो स्लेवरी ख़त्म की गई ब्रिटेन ने, और उसके जितने भी पोजीशन थे, मतलब और भी जो कॉलोनी थी उसकी, जितनी भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उसके अंदर उसने स्लेवरी ख़त्म करी। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833। आई होप कि आपको ये एक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको जो डाउट हो शॉर्ट आउट कर दूंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।